हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो ईवीएस के ए टू जेड निचोड़ में, जिसमें एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें आपको पैडागॉजी सहित कॉन्सेप्ट को कवर कराएगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन को देखें। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, बी कह रहा है छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सी कह रहा है समाजीकरण को बढ़ावा देना, और डी कह रहा है टीम भावना को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, अगर शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। क्योंकि दोस्तों, भ्रमण के दौरान जो बच्चों को ज्ञान मिलता है वह अस्थायी ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। आपके ऑप्शन है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो दोस्तों, सिंकोना पेड़ की छाल से जो उपचार किया जाता है वह किस रोग में किया जाता है, तो वह है मलेरिया। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों मलेरिया के खोजकर्ता की हम बात करें तो मलेरिया के खोजकर्ता हैं रोनाल्ड रॉस। और दोस्तों, मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोआ से होता है। और अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस से जो फैलने वाला रोग है वह है डेंगू। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, आप एक ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं, आप निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं कहा गया है, तो आपको निगेटिव में ही आंसर देना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है हरी इमारतों की अवधारणा, बी कह रहा है रूस यूक्रेन युद्ध संकट, सी कह रहा है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक के एकल उपयोग का प्रभाव, और डी कह रहा है ओजोन परत का क्षरण। तो अगर ईवीएस की कक्षा को आप संचालित कर रहे हैं तो आप किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस यूक्रेन युद्ध संकट। क्योंकि दोस्तों, बच्चों को इससे क्या मतलब है रूस यूक्रेन युद्ध संकट से, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है। ए ऑप्शन कह रहा है तला हुआ भोजन, बी कह रहा है दाल, सी कह रहा है नूडल, और डी कह रहा है फल तथा सब्जियां। अब कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है यह बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फल तथा सब्जियां। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले रेशे को कहा जाता है रुक्षांश पादप। तो यहाँ पर जो रुक्षांश पादप होता है, जो रेशा होता है, वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालयों में निम्न में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है। ऑप्शन है विद्यार्थियों से जीवों के बारे में एक अध्याय पढ़ने को कहेंगे, बी ऑप्शन कह रहा है वन्य जीवों पर फिल्म चलाएंगे, सी कह रहा है चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएंगे और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करेंगे, और डी कह रहा है दोस्तों छात्रों से अपने पसंदीदा जानवर के बारे में निबंध लिखने को कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को अगर जीवों के बारे में समझ विकसित करना हो तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा, चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएंगे और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, चिड़ियाघर में अगर बच्चों को लेकर जाते हैं तो बच्चों को बहुत से पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। आपके ऑप्शन है हिमाचल क्षेत्र,
बी कह रहा है गंगा मैदान, सी कह रहा है समुद्र तट और डी कह रहा है पठारी क्षेत्र। तो चक्रवात से सर्वाधिक विनाश जिस क्षेत्र में होता है वह होता है समुद्र तट में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ई वेस्ट, बी ऑप्शन है सी वेस्ट, सी ऑप्शन है डी वेस्ट और डी ऑप्शन कह रहा है बी वेस्ट। तो यहाँ पर कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहा जाता है ई वेस्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई। अगर दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह शुरुआत हुई थी आपका 1973 में। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बाघ की बात हो रही है तो बाघ दिवस भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन ट्रेंड होता रहता है। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बाघ की अगर संख्या हम देखें तो सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और दोस्तों टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन कह रहा है दांत में, बी कह रहा है जीभ में, सी कह रहा है नाक में और डी कह रहा है गले में। तो स्वाद कलिकाएं जो पाई जाती है दोस्तों वह पाई जाती है जीभ में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीभ में अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग होता है। किनारे के कुछ और स्वाद आते हैं, अग्रभाग के कुछ अलग स्वाद और पश्च भाग में कुछ और स्वाद होते हैं, कहीं पर खट्टा तो कहीं पर मीठा। तो स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों के लिए कितने घंटे नींद आवश्यक होता है। आपके ऑप्शन है 5 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे या फिर 6 घंटे। तो अगर बच्चों की बात हो रही है दोस्तों तो बच्चों को 8 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है किस जैव क्षेत्र से स्टेप शब्द जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन, सवाना या फिर कोनीफेरस। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि किस जैव क्षेत्र से स्टेप शब्द जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है घास के मैदान से। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कह रहा है वसा के प्रमुख स्रोत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल, बी कह रहा है दूध, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, सी कह रहा है ब्राउन राइस, ओट्स, सलाद, दलिया और डी कह रहा है नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद। तो अगर वसा की हम बात करें दोस्तों तो वसा का सबसे प्रमुख स्रोत जो होता है वो होता है अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सभी वसा को देने वाले स्रोत होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। आपके ऑप्शन है यकृत, वृक्क, हृदय, क्षुद्रांत। तो दोस्तों रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है वृक्क। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं और यह क्या करता है, यह खून को साफ करने का कार्य करता है, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कह रहा है मधुमेह नामक रोग कौन से हार्मोन्स की कमी से होता है। आपके ऑप्शन है मेलाटोनिन, बी कह रहा है इंसुलिन, सी कह रहा है पैराथायराइड और डी कह रहा है एड्रीनल। तो दोस्तों मधुमेह नामक रोग जो होता है यह होता है इंसुलिन की कमी से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
15वां प्रश्न कह रहा है अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। आपके ऑप्शन हैं बॉम्बे हाई, दीव, दमन, अलियावेट। तो दोस्तों अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभाव के कारण को कहते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन कह रहा है मीठा जहर, बी कह रहा है धीमा जहर और सी कह रहा है तीव्र जहर और डी कह रहा है अस्थायी जहर। तो निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभाव के कारण को कहा जाता है दोस्तों धीमा जहर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है जिसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है सक्रिय अध्ययन, बी कह रहा है अनुकूली अध्ययन, सी है सहयोगपूर्ण अध्ययन और डी है आमंत्रक पर्यावरण। तो दोस्तों स्वतंत्रता जो दी जाती है बच्चों को अपनी गति से अध्ययन करने की, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सहयोगपूर्ण अध्ययन। दोस्तों यह सहयोगपूर्ण जो शब्द है यह पेडागॉजी का पॉजिटिव वर्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कह रहा है किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। आपके ऑप्शन है ट्रांशियम, यूरेनियम, थोरियम या उक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्व के कारण उनके विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। तो वो हो जाती है किसके कारण, वो हो जाती है स्ट्रांशियम के कारण, यूरेनियम के कारण और थोरियम के कारण भी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सभी सक्रिय तत्वों के विकिरण से इनसे उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपके ऑप्शन है गुजरात, बी कह रहा है गोवा, सी कह रहा है महाराष्ट्र और डी कह रहा है राजस्थान। तो दोस्तों कोई समुद्री सीमा नहीं है तो वह है आपका राजस्थान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कह रहा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस में निम्न में से कौन सा सीखने का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है वैश्विक से स्थानीय, बी कह रहा है अमूर्त से मूर्त, सी कह रहा है अज्ञात से ज्ञात और डी कह रहा है ज्ञात से अज्ञात। तो ईवीएस में निम्न में से कौन सा सीखने का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। पहले जो हमें जानकारी है वहाँ से शुरू करके जहाँ तक नहीं है, जो हम नहीं जानते हैं वहाँ तक जाना है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है अत्यधिक तापमान के कारण किसे तापीय द्वीप कहा जाता है। आपके ऑप्शन है उद्योगों को, बी कह रहा है परमाणु संयंत्रों को, सी कह रहा है महानगरों को और डी कह रहा है महासागरों को। तो दोस्तों जहां पर अत्यधिक टेम्परेचर देखा जाता है वह देखा जाता है महानगरों में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महानगरों को तापीय द्वीप कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कह रहा है किस एनसीएफ ने पर्यावरणीय अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी।
ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है एनसीएफ 2005, बी कह रहा है एनसीएफ 1988, सी कह रहा है एनसीएफ 2000 और डी कह रहा है एनसीएफ 1975। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीएफ 2000 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एनसीएफ 2000 ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को शामिल करना चाहिए। और दोस्तों एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कह रहा है रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ए ऑप्शन कह रहा है एल्यूमिनियम, बी कह रहा है कैडमियम, सी कह रहा है यूरेनियम और डी कह रहा है तांबा। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा करी थी रेडियो सक्रिय तत्व की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका यूरेनियम बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके अलावा हम ट्रांसियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं जिनसे कि उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कह रहा है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो दोस्तों अगर हम प्रदूषण स्तर की माप की बात करें कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस प्रकार से की जाती है या किससे की जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बीओडी के माध्यम से की जाती है। अगर दोस्तों किसी नदी में O2 की मात्रा अगर सही है तो वहाँ पर प्रदूषण कम है, अगर O2 की मात्रा या अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा खराब है तो वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कह रहा है चेरनोबिल दुर्घटना के से व्यापक जलहानि का कारण था। ए ऑप्शन कह रहा है भीषण अग्निकांड, बी कह रहा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, सी कह रहा है गैस रिसाव और डी कह रहा है जलाभाव। तो चेरनोबिल दुर्घटना से दोस्तों जो हानि हुई थी वह हुई थी किसके कारण, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण। रेडियोधर्मी प्रदूषण से दोस्तों बहुत से लोग जल गए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कह रहा है अदृश्य प्रदूषण किसे कहते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों अदृश्य का मतलब क्या होता है, अदृश्य का मतलब होता है जो न दिखाई दे। तो यहाँ पर आपका ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल सही हो जाएगा कि अदृश्य प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण को कहा जाता है। इसे धीमा जहर के नाम से भी जानते हैं ध्वनि प्रदूषण को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कह रहा है छोटे समूह चर्चा में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करती है। आपके ऑप्शन है सक्रिय साझेदारी, पारस्परिक सत्र, सहकर्मी आधारित संचार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो छोटे समूह चर्चा होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं सक्रिय साझेदारी को, पारस्परिक सत्र को और सहकर्मी आधारित संचार को भी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। आपके ऑप्शन है मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, जलपोत या जेट विमान। तो दोस्तों सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण जो होता है वह होता है जेट विमान से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। परिवार विषय पर गतिविधियां एवं अनुभव बच्चों में ... को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है आत्म जागरूकता को, बी कह रहा है समझ को, सी कह रहा है संप्रेषण को और डी कह रहा है समाजीकरण को। तो परिवार विषय पर गतिविधियां एवं अनुभव बच्चों में आत्म जागरूकता को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अपनी समझ को बढ़ाना। तो दोस्तों मैंने 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने करा दिया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।